ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहला पॉइंट तो ये बताएं हमें कि इक्विलिब्रियम जो है उसका नेचर जो है वो डायनामिक है कि स्टैटिक है। इक्विलिब्रियम का जो नेचर है, द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो डायनामिक इन द नेचर, डायनामिक इन द नेचर। इक्विलिब्रियम विल बी, ये विल ऑलवेज डायनामिक इन द नेचर, यानी रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो वाइस वर्सा उतने ही रेट के साथ प्रोडक्ट भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, 90s का, कि इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा होता है। तो आप बोल सकते हो कि इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा होता है, डायनामिक नेचर का होता है। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, व्हाट विल हैपन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये इक्विलिब्रियम की पहचान है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब इक्विलिब्रियम आती है, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम जो मूवमेंट मिलता है मुझे, वो कैसे मिलता है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, उस समय हमें क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम मिलता है। तो इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा होता है भैया, बोलो, डायनामिक होता है। और इक्विलिब्रियम कब अचीव्ड होती है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो। ठीक है, एक दूसरे बच्चे ने पूछा कि कोई और आइडेंटिफिकेशन है इसकी, है। अगर कंसंट्रेशन के टर्म में हम बात करें इक्विलिब्रियम की, तो कंसंट्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। ये दो हमारे पास पैरामीटर हैं जिनकी हेल्प से हम इक्विलिब्रियम को देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसी है। पहला पैरामीटर क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाए, और दूसरा पैरामीटर क्या है कि जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उन सभी की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट। तो वेदर यू कांस्टेंट द कंसंट्रेशन, सी फॉर कांस्टेंट, सी फॉर कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट हो जा रही है या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जा रहा है, इन दोनों ही केसेस में, इन दोनों ही शर्तों में आप क्या पाएंगे, इक्विलिब्रियम को देख पाएंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम अगर देखनी है तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस टाइम पे यही इंपॉर्टेंट है कि जितना भी मिल जा रहा है वो करो, और क्वेश्चन जितने लगाओगे आप लोग, ठीक है, वो आपके साथ रहेगा बेटा। तो अब मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम की पहचान, पहली पहचान है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये पहली पहचान है, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है कि इक्विलिब्रियम आई कि नहीं आई। अगर इक्विलिब्रियम आ जाती है, ROF ROB के बराबर हो जाता है। दूसरी पहचान है कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड ईच प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। ये दूसरी पहचान है इक्विलिब्रियम की। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि इक्विलिब्रियम की पहचान बताइए, तो ये दो पहचान है, ROF की वैल्यू ROB के बराबर हो जाए तो इक्विलिब्रियम मिल जाएगी, या कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, कांस्टेंट। अब इस पे बेस्ड ग्राफ हैं, कई बार पूछे गए हैं हमारे वहाँ। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये देखो बेटा, दिस इज कंसंट्रेशन और ये हमारा होगा टाइम। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ है। ठीक है, दूसरा
ये भी कंसंट्रेशन है, और ये भी बेटा आपका टाइम है। अगेन ये भी टाइम है, ये भी कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे जो ग्राफ बना है ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की पहचान क्या है? अगर आपसे कोई कह रहा है कि मैं इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया हूं, तो इक्विलिब्रियम पे अगर कोई भी शख्स पहुंच जाएगा तो उसके पास कैसी क्वालिटी आ जाएंगी? जैसे ही इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा कोई भी इंसान, उसकी कंसंट्रेशन सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। यहाँ देखो बेटा, समय ये टाइम है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन है। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? घट रही है, घट रही है, ठीक। और फिर एक ऐसे पॉइंट के बाद क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। प्रोडक्ट की लगातार टाइम बढ़ने के साथ बढ़ रही है, और फिर क्या हो गई? कांस्टेंट। तो पहली बात तो ये आइडेंटिफाई कर लो कि इसमें रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। तो ये रिएक्टेंट है एंड दिस वन इज व्हाट? प्रोडक्ट। और इस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट के बाद दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई है? दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। यहाँ ये ज़्यादा है और ये कम है, लेकिन दोनों का एडॉप्टेशन लीनियर हो गया है और दोनों कांस्टेंट हो गई हैं। तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा? इस पॉइंट के बाद आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस पॉइंट से इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाएगा और आगे की ओर मिलेगा। यहाँ पे समय बढ़ने के साथ रिएक्टेंट धीमे धीमे घटेगा और प्रोडक्ट उसी रेट से बढ़ेगा। एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे समय बढ़ने के साथ रिएक्टेंट घटेगा और प्रोडक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लीनियर हो जाएं, कांस्टेंट हो जाएं, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये तीनों ग्राफ इक्विलिब्रियम के सही हैं रिगार्डिंग विद द कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन का टाइम के साथ ग्राफ पूछा जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज सूटेबल फॉर इक्विलिब्रियम, तो ये भी सूटेबल है, ये भी सूटेबल है, ये भी सूटेबल है। चौथा आ जाएगा ऑल ऑफ अबव, ठीक। तो मैं चाहूँगा कि ये उतार लें आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आएंगे इस तरह के तो गलत मत करना, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। गुड, वेल डन। ये पहचान है बेटा इक्विलिब्रियम की, इसको जरूर लिखना। इक्विलिब्रियम की ये पहचान है। आप अंधेरे में बैठे हुए हैं, उसके बाद भी इसको आप देख लेंगे और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर ग्राफ वाला आया है तो। फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये भी पहचान है किसकी? बोलो। ये भी पहचान है इक्विलिब्रियम की। अब इस पे भी बेस्ड 2-3 ग्राफ देख लो। ये ग्राफ ऐसा जाएगा, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन एंड दिस वन इज टाइम। देखना, देख करके बताओ समय बढ़ने के साथ क्या क्या होगा। दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, या इसको ऐसे बोल दो, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस वन इज द बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब बताओ मुझे देख करके कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा? ये तो बता दोगे आप लोग, यहाँ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इक्विलिब्रियम रहेगा कि नहीं रहेगा?
रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मिलेगा और इस पॉइंट के आगे जाने पे इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल है, नॉट कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट नहीं बोला गया है, यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल है। अच्छा ये देख करके बताओ बच्चों, इसको देख के बताओ, ये नहीं, एक मिनट बनाना नहीं पड़ा प्लीज़, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज होगा बस, अपना काम हो जाएगा। दूसरा ये बताओ बेटा, यहाँ पे हमने रेट को प्लॉट किया और रेट ऑफ रिएक्शन को, सॉरी वही रेट वही है, रेट ऑफ रिएक्शन को, और यहाँ प्लॉट किया टाइम को। अब ये पूछ रहा है कि बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगी, तो बता दोगे आप लोग? समय बढ़ने के साथ ये फॉरवर्ड रेट है और ये कौन सा रेट है? बैकवर्ड रेट है। तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा हमें? इक्विलिब्रियम। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट के आगे बढ़े तो बैकवर्ड का रेट बढ़ गया और फॉरवर्ड और घट गया, बैकवर्ड और बढ़ गया, फिर फॉरवर्ड और घट गया, उसके बाद बैकवर्ड कांस्टेंट हो गया, फॉरवर्ड भी ऐसा हो गया। तो कुल मिलाकर के इस पॉइंट पे मिलेगा, ना ही इसके पहले है ना ही इसके बाद में है। उसने पूछा है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम थ्रू आउट द ग्राफ। ठीक है, तो क्या ये वाला, अगर ये ए है और ये बी है, तो क्या ये बी वाला रिप्रेजेंट कर रहा है? ओवरऑल क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलेगी आपको? ओवरऑल यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगी। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज ट्रू। एक और छोटा सा ग्राफ है, इसको देख लें आप लोग। देखो यहाँ पे, पहले देख लो फिर उतारना। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पे देखो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन और ये टाइम है। देखिए इधर, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन और ये टाइम है। यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे आकर के, इस पॉइंट पे आकर के रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रही है? कांस्टेंट हो जा रही हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पे मिलेगा जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सेम हो, जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सेम होंगी वहाँ पे मिलेगा इक्विलिब्रियम। यहाँ पे इस पॉइंट के आगे लाइन पैरेलल है, इस पॉइंट के आगे लाइन कैसी है? पैरेलल है, यानी इस पॉइंट के आगे यहाँ और इस पॉइंट के आगे यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होगी, बट नॉट इक्वल, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इतना है, ये R1 ये इतना है, और इस पॉइंट के इधर दिस इज R2 ये इतना है। तो R1 इज ग्रेटर देन R2, यानी कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। इक्विलिब्रियम वहीं मिलेगा जहाँ पे R1 की वैल्यू R2 के बराबर हो। इक्विलिब्रियम वहाँ नहीं मिलेगा जहाँ पे रेट कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ये भी ग्राफ अगर C है तो ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, सिर्फ ये सही है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया आपको नीट में। ठीक है, नीट का ही है ये, नहीं समझे? ठीक है, अच्छा ये बताओ बेटा, एक बिल्कुल जो है थ्रोली एक सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम अगर आपने कहीं पर अटेंड कर ली या आपको मिल गई कहीं पर भी इक्विलिब्रियम,
तो इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम के साथ किस तरह का इफेक्ट शो करता है। आप लोगों ने एक बार दिया है नीट और इस बार देख करके आप लोग जाएंगे कॉलेज में। बताएं इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, इक्विलिब्रियम के ऊपर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है। तो एक बहुत ही अच्छी सी बात है, कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वली बढ़ाता है। कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन को और बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वली प्रमोट करता है, बढ़ाता है। इससे लोगों ने पूछा क्या हो जाता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वली बढ़ाने से इक्विलिब्रियम जल्दी मिल जाती है। ठीक है, तो इस बात को लिखा जाए, कैटलिस्ट इन्हांस बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली। कैटलिस्ट enhance both forward and backward reaction equally. Forward and backward reaction equally. That's why equilibrium achieves earlier. That's why equilibrium achieves earlier. That's why equilibrium achieves earlier. अब इसमें जो है हम आपको वो सब बातें नहीं पढ़ाएंगे जो कि जो है बेसिक टाइप की बातें हों। हम सिर्फ वो क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो क्वेश्चन आ सकते हैं और उसके बाद आगे की ओर मूव करेंगे। ये बता सकते हो, एक छोटा सा नोट लिखेंगे और अपनी बात करके जाएंगे यहाँ से। ये बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ केसी, केसी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। हाँ, केसी की एक्स की यूनिट नहीं होती बेटा, ये मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट है। केसी मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी। केसी की जो यूनिट होती है, केसी इज इक्वल्स टू मोल, गलत मत करके आना, यही है 1 नंबर का क्वेश्चन, इसके भी 4 मार्क्स मिलेंगे। मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, NPG minus NRG. This is the value of delta NG. ठीक है, तो Kc की यूनिट क्या है हमारे पास, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा NG। जैसे आपके लिए हैबर प्रोसेस से अगर अमोनिया बन रहा है तो N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। ये भी गैस है, ये भी गैस है बेटा, ये भी गैस है। तो यहाँ से डेल्टा NG निकालोगे तो प्रोडक्ट के मोल NPG माइनस NRG। NPG की वैल्यू कितनी है, 2 मोल है, दिस इज 2, माइनस रिएक्टेंट के मोल 3 और 1 4, तो दैट विल बी -2। तो डेल्टा NG की वैल्यू -2 आ गई। तो यहाँ से Kc की यूनिट मोल पर लीटर की पावर -2, ये होती है Kc की यूनिट। तो Kc की यूनिट क्या होगी भैया, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng। ओके, वहाँ पे सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट ही आएंगे, यहाँ पर भूले से भी सॉलिड को मत लेना, ठीक है, क्योंकि सॉलिड का एक्टिव मास हमेशा 1 होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा प्लीज़। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, Kp की यूनिट क्या होती है बेटा, Kp की यूनिट होती है एटमॉस्फेयर, ATM, एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा Ng। ठीक है, और डेल्टा Ng आपको पता ही है क्या होता है, डेल्टा Ng होता है NPG माइनस NRG, ये है डेल्टा Ng। तो ये Kp हो गया। वैसे ही हमारे पास एक होता है Kx, मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट, Kx जो होता है ये यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं, ऊपर भी मास नीचे भी मास कैंसिल हो जाएगा, यूनिट लेस। तो Kx है यूनिट लेस, Kp है एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा Ng, और Kc है मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng। क्या कोई दिक्कत किसी को? समझे बाबा, हूँ बुद्धि काम कर रहा है, दिमाग काम करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी।
अच्छा, ये चल रहा है ऐसे ही। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है। और केपी और केसी के बीच का रिलेशन तो जानते ही होंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। केपी इज इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ये तो सुना है ना, पढ़ाया भी होगा मैंने, ठीक। अब जैसे कि एक छोटी सी रिएक्शन है हमारे पास, H2 प्लस I2 विद रिवर्सिबल साइन 2HI, और कह रहा है कि बताओ इस रिएक्शन के लिए केपी और केसी में क्या रिलेशन होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम डेल्टा एन जी निकालेंगे। डेल्टा एन जी इज NPG माइनस NRG। NP कितना है 2 माइनस रिएक्टेंट 1 प्लस 1 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से KP इज इक्वल्स टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी यहाँ पर कितना है बच्चों 0। तो ये हो जाएगा KP इज इक्वल्स टू KC। ये आ गया KP और KC के बीच का रिलेशन। KP इज इक्वल्स टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा एन जी। जिसे कुछ भी नहीं आता होगा वो भी थोड़ा बहुत सीख सकता है यहाँ से, समझे। तो ये है KP और KC के बीच का रिलेशन। अब बहुत से लोगों के बीच में आता है रिलेशन, जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, पूछा गया है SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस विद रिवर्सिबल साइन SO3 गैस। देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है, मैंने क्वेश्चन करवाया आपको क्लासरूम में, KP इक्वल टू KC इंटू RT की पावर X। आपको X बताना है कितना होगा, आपको X बताना है कितना होगा। SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स आउट SO3 गैस। तो यहाँ पे निकालोगे डेल्टा एन जी तो कितना आ जाएगा माइनस हाफ। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस हाफ, समझे। x की वैल्यू यहाँ पे भैया हो जाएगी माइनस हाफ। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ गलती मत करके आइएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये कुछ और नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज K और KC और KE। आप लिख लो, K लिख लो या KC लिख लो या KE लिख लो। ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से जो है, सॉरी, अलग अलग सिंबल से दिखाया गया है, KC KE या K। ये क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जब बात करोगे तो ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहला तो टेम्परेचर के ऊपर इसका बहुत ही
अच्छा रिलेशन है, टेम्परेचर के साथ बहुत अच्छी तरह से डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, स्टाइक्योमेट्री। दूसरा क्या है बेटा, स्टाइक्योमेट्री, ठीक है। तो स्टाइक्योमेट्री को चेंज कर देने से ये चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर को चेंज कर देने से ये चेंज हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि केसी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो केसी 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, तीसरा फैक्टर अभी तक किसी को पता नहीं है। 2 फैक्टर कौन से हैं, पहला है टेम्परेचर और दूसरा क्या है, स्टाइक्योमेट्री। तो केसी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और स्टाइक्योमेट्री पे, ठीक। इसमें एक छोटी सी बात और है, देखो यार, अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दोगे, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो केसी की वैल्यू 2 और 3 टाइम्स बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा यहाँ पे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर 10 डिग्री, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर 10 डिग्री, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर 10 डिग्री, केसी इंक्रीज, केसी मत लिखना, के इंक्रीज ट्वाइस और थ्राइस, के इंक्रीज ट्वाइस और थ्राइस। 10 डिग्री बढ़ाने पर के की वैल्यू 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करके, के इज आल्सो डिपेंड ऑन स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट, के इज आल्सो डिपेंड ऑन स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट। के की वैल्यू डिपेंड करती है बच्चों स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट के ऊपर। तो अब देखिए गौर से ज़रा, सपोज़ ये सब पता होगा आपको, सब पता होगा, और यहीं से क्वेश्चन आएंगे, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गलत भी करके आएंगे, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। देखिएगा अभी क्वेश्चन क्या है, a + b अगर c के साथ रिवर्सिबल हो रहा है, a + b अगर c के साथ रिवर्सिबल हो रहा है, और इसके लिए k1 की वैल्यू x है, कितनी है बेटा, k1 की वैल्यू x है, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर्स्ट टाइम जो निकाला वो कितना आया बच्चे, x। फिर रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, C गिव्स आउट A + B, यहाँ से K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/x। क्या बोलोगे, रिएक्शन को रिवर्स करने पर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जा रहा है। ये फ़र्क है किसका, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का। ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज आल्सो गेट्स रिवर्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट खुद रिवर्स हो जा रहा है, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये नोट डाल करके आप लोग इसको बहुत ही बुलंद आवाज़ में आराम से लिख लें। ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गेट्स रिवर्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो जा रहा है बच्चों, रिवर्स हो जा रहा है। ठीक, उसके बाद एक छोटा सा नोट कर लीजिए, नोट है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपके नीट का एक क्वेश्चन है, मैं करा रहा हूँ। देखो आप सभी बच्चों से मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे इसका आंसर दें। N2 + O2 ये बनाता है बेटा 2NO, और इसके लिए K की वैल्यू, आंखें कमज़ोर होने लगी हैं। N2 + O2 क्या बनाता है, 2NO, इसके लिए K दिया हुआ है, K1 कितना दिया है, पहले देख लो बेटा, देख लो पहले। N2O2 के साथ रिएक्ट होकर के 2NO बनाता है, इसके लिए K कितना दिया हुआ है, K1 के बराबर। फिर उसने कहा कि सर हम 2N2 कर देंगे प्लस 2O2 कर देंगे और इसके बाद 4NO कर देंगे। अब हमारा K डैश बताइए क्या आएगा। वेरी गुड, क्या आएगा, K1² ना। तो यहाँ देखो जरा गौर से, आपने क्या किया है, इस रिएक्शन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यह आ गया है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लायर कहाँ चला जाता है, K की पावर में। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है वो मल्टीप्लायर K की पावर में चला जाता है। तो यहाँ से K1 डैश आ जाएगा बेटा, K डैश आ जाएगा K1 का स्क्वायर। वेरी गुड,
नहीं समझ में आ रहा है, मैं बैठूंगा बाहर, पूछ लेना आकर के, प्लीज़ ऐसे मत जाना, ठीक है। गिव अप कभी मत करना, जो इंसान गिव अप कर देता है उससे बेकार कोई इंसान नहीं है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? क्या मैं इसे हटा सकता हूँ? ये देखो, ये भी आपके 1 नीट का क्वेश्चन है। 2SO2 प्लस O2 विद रिवर्सिबल साइन, सॉरी 2SO3, ठीक है। और फिर यहाँ पर है SO2 प्लस हाफ O2, SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स आउट SO3। इसके लिए पहले वाले के लिए K की वैल्यू दे रखी है K1, इसके लिए K डैश कितना होगा? क्या होगा? स्क्वायर रूट। अरे इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। और जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है वो मल्टीप्लायर कहाँ पहुँच जाएगा? पावर में जाके बैठ जाएगा। बस, नहीं समझे? पक्का? तुम समझ आया? पक्का है ना? ये ऑनलाइन क्लासेस के सब साइड इफ़ेक्ट हैं ये। ठीक है। बड़े से बड़े लोग बर्बाद हो गए इस ऑनलाइन के चक्कर में। अच्छा ये देखो, A विद रिवर्सिबल साइन B, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। X विद रिवर्सिबल साइन Y, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। इधर देख लो बाबू, देखो इधर, A B के साथ रिवर्सिबली है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। X Y के साथ रिवर्सिबल है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। इन दोनों को ऐड कर दो, A प्लस X विद रिवर्सिबल साइन B प्लस Y। आपको बताना है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश क्या होगा। कुछ बुद्धि लगाइए। वेरी गुड। K1 K2, क्योंकि इन दोनों, जरा गौर से देखना बेटा, इधर देखो, देखो इधर, इस रिएक्शन को देखो, जब इसमें इसको ऐड करोगे तो ये मिलेगा। दो रिएक्शन जब ऐड की जाती हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो K1 डैश, K डैश की वैल्यू K1 इंटू K2, K डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? K1 इंटू K2। समझे? बात को समझिए। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। Ag प्लस अमोनिया गिव्स आउट Ag अमोनिया का होल प्लस, इसके लिए K1 दिया हुआ है इन्होंने 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ये पहला रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन इन्होंने दिया है AgNH3 का होल 4 प्लस AgNH3 का होल 4 प्लस, नहीं इसमें इन्होंने अमोनिया भी ऐड किया है।
प्लस अमोनिया, AgNH3 का होल 4 प्लस अमोनिया गिव्स आउट AgNH3 का होल, AgNH3 का होल 2 प्लस, और इसके लिए K2 दे रखा है 1.7 10 की पावर -3। K2 की वैल्यू है 1.7 इंटू 10 की पावर -3। फाइंड द, क्वेश्चन है ये कराया है मैंने क्लासरूम में, फाइंड द फॉर्मेशन कांस्टेंट, फाइंड द फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर AgNH3 का होल 4 फॉर AgNH3 का होल 2 प्लस। निकालिए जल्दी। इंफॉर्मेशन K2 कितना है 1.7, हाँ K2 इतना ही हो गया, K1 इतना है, हाँ सर देखो आ गया बेटा, जल्दी लगाओ जल्दी लगाओ, आप तो कर लोगे, तुम होशियार हो गए, तुम लोग बहुत होशियार हो। इधर देखो बेटा, कुछ नहीं करना है, देखो पहले वाले को दूसरे वाले के साथ ऐड कर दो, और जब ये ऐड हो जाएगा तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये Ag और ये अमोनिया आपस में जुड़ेंगे, क्या बना देंगे AgNH3 का होल 4 प्लस, और यहाँ पे 2 प्लस नहीं आएगा, सिंगल प्लस ही होगा। ठीक, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। इसको इसमें ऐड कर दो, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के साथ कैंसिल, बचा क्या AgNH3 का होल 4 प्लस 2 हमने बना दिया, और बनाने के बाद आपसे उसी के बारे में पूछा जा रहा है, और वो आ जाएगा K1 मल्टीप्लाइड बाई K2, और आप मल्टीप्लाई आप लोग कर ही लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के रिगार्डिंग जो पेपर बन रहे हैं वहाँ से एक क्वेश्चन हो सकता है। सो प्लीज़ सिर्फ 5 मिनट की बात है, 5 मिनट देखें आप। देखें आप लोग, और नेक्स्ट हमने बोला था K इज़ डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बोला था ना, K इज़ डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर K डिपेंड करता है। ठीक, तो अगर K टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो देखें यहाँ जरा गौर से देखें, log K2 अपान K1 इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपान 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपान T1 T2। यह है बात, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। यहाँ पे पहला केस बनता है आप लोगों के लिए, देखो बच्चों, पहला केस, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, अगर रिएक्शन कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा H क्या होगा, 0, और डेल्टा H को अगर 0 रख दोगे तो ये पूरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी log K2 अपान K1, log K2 अपान K1 इज इक्वल्स टू 0, और ये 0 तभी आएगा जब ये 1 होगा, यानी K2 अपान K1 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ये बात पता चलती है कि जिस समय हम
कहाँ पे होते हैं? इक्विलिब्रियम पे। उस समय एंथैल्पी चेंज 0 होता है और K2 की वैल्यू किसके बराबर होती है? K1 के बराबर। उतार लो प्लीज़, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, IIT में पूछा गया कई बार। समझे बाबाओं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहीं से कल हम स्टार्ट करेंगे। अब ये देखो जरा गौर से, K2 की वैल्यू किसके बराबर है? देख लो पहले, उतार लो। देखो इधर एक छोटी सी बात है, आप लोगों की बहुत काम आएगी। K2 की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? K1 के बराबर। इक्विलिब्रियम पे एंथैल्पी का चेंज 0 होता है और इक्विलिब्रियम पर K2 की वैल्यू K1 के बराबर है। यानी आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं K की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। तो अब जो 12th का बच्चा रट के गया होगा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, K इंक्रीज ट्वाइस और थ्राइस, और रियल में आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है? अब वो बोलेगा इन दिस रिएक्शन वेयर डेल्टा H इज 0, डेल्टा H क्या है? 0 है, और वहाँ पे अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करते हैं तो K कितना बढ़ जाएगा? तो वहाँ पे पहला ही ऑप्शन होगा K इंक्रीजेस ट्वाइस और थ्राइस, गलत हो जाएगा। डेल्टा H की वैल्यू अगर 0 है तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। टेम्परेचर आप चाहे बढ़ा दो या टेम्परेचर आप चाहे घटा दो, वट एवर बी द नेचर, आइदर इट इज टेम्परेचर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, इन बोथ द केसेस K इज कांस्टेंट, बट फॉर दैट डेल्टा H इज 0। ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं, इसके ऊपर और अच्छी बातें करेंगे। एक्सोथर्मिक के लिए क्या रिलेशन मिलेगा, एंडोथर्मिक के लिए रिलेशन क्या मिलेगा, इनके ग्राफ्स, ठीक है, बहुत आते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ठीक है।